तो आज हम लोग जो है यूरोप में जो राष्ट्रवाद है उसका पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 हम लोग देख चुके हैं। तो हम लोग देखे थे जो यूरोप में राष्ट्रवाद, तो समझे थे ना, पहला चैप्टर के बारे में थोड़ा बहुत जाने थे। जो राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, राष्ट्रवाद जो अपने राष्ट्र के लिए प्रेम होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद। जो आप राष्ट्र के लिए सर्वप्रथम राष्ट्र के बारे में पढ़ते हैं उसे हम लोग कहते हैं राष्ट्रवाद। तो हम बहुत सारी बातें पढ़े थे राष्ट्रवाद के बारे में। आइए आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है, राष्ट्रवाद के विकास में सहायक तत्व। अब देखिए राष्ट्रवाद के विकास में क्या क्या सहायक तत्व हो सकते हैं, राष्ट्रवाद को कैसे विकास किया जाए। यूरोप में जो है उस समय फ्रांस में राष्ट्रवाद कैसे उत्पत्ति हुआ, हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। पता थे ना आप लोगों को, पिछले वीडियो में हम लोग जान चुके हैं जो राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद कैसे फैलाया गया, राष्ट्रवाद से क्या फायदा हो सकता है, ये सारी बातें हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं। हम लोग यहाँ जाएंगे राष्ट्रवाद के विकास में क्या क्या सहायक तत्व हो सकता है, हुआ है और हो सकता है। देखिए कुलीन वर्ग का सामाजिक और आर्थिक रूप से अत्यंत प्रभावी होना। देखिए यूरोप में जो था, यूरोप के खासकर अगर आप बात कीजिएगा, फ्रांस में आया पूरे यूरोप में कुलीन वर्ग का प्रभाव था। अब ये कुलीन वर्ग कौन था, तो कुलीन वर्ग जो थे वो अमीर तबके के लोग थे। आप लोग लिखने से ज्यादा पहले ध्यान दीजिएगा इधर। कुलीन वर्ग कौन थे, जो यूरोप में जो अमीर लोग थे, क्या थे, अमीर लोग थे। और ये अमीर लोग जो थे ना, ये मजदूर, देखिए इसकी जनसंख्या कम थी, कुलीन वर्ग की जनसंख्या क्या थी, कम थी। लेकिन यूरोप में जो मजदूर लोगों को क्या करते थे, सताते थे। मजदूर लोग का मतलब यहाँ पर ये समझ लीजिएगा, जो गरीब है, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जिसके पास पैसों की कमी है, वो उसके खिलाफ क्या करते थे, बहुत ज्यादा अत्याचार करते थे, उससे काम करवाते थे। ये कुलीन वर्ग। और ये कुलीन वर्ग का एक खासियत था, ये कुलीन वर्ग जो शहर में जो थे वो क्या थे, एक दूसरे से किसी ना किसी तरह से जुड़े हुए थे। मतलब जुड़े हुए का मतलब ये हुआ रिश्तेदारी के थ्रू जुड़े हुए थे, रिश्तेदार थे एक दूसरे से। तो ये एक दूसरे के खिलाफ कभी काम नहीं करते थे। इस कारण से एक दूसरे में इसको टकराव कभी नहीं होता था। कुलीन वर्ग जो भी थे ना, उसको एक दूसरे में टकराव कभी नहीं होता था और कभी भी मतभेद नहीं होता था। अगर मतभेद नहीं होगा तो क्या कुलीन वर्ग कभी टूटेगा, नहीं टूटेगा। क्यों नहीं टूटेगा, क्योंकि वो एक दूसरे के क्या थे, रिश्तेदार थे। और ये मजदूर लोगों को क्या करते थे, काफी सताते थे, काफी मतलब काम करवाते थे और कम पैसों में काम करवाते थे, समझ रहे हैं। तो कुलीन वर्ग क्या थे, अत्याचारी थे। और इस कारण से भी अगर कोई आपको सताएगा, अगर आपको कोई काम करवाएगा अधिक, तो आपको क्या मन में एक भावना उत्पन्न होगी ना, आप मन में क्या भावना उत्पन्न होगी, यही भावना उत्पन्न होगी जो हमें बिना पैसा से काम कोई नहीं करवाएगा, गुस्सा आएगा। तो यही तो राष्ट्रवाद होता है, यही क्या होता है, राष्ट्रवाद होता है। फिर मध्यम वर्ग का उदय हुआ। राष्ट्रवाद के विकास में एक और वर्ग जो आया, पहले देखिए दो ही वर्ग हुआ करते थे। एक क्या था, कुलीन वर्ग, जिसको आप लोग अमीर वर्ग कहते हैं। एक क्या होता था, मजदूर वर्ग, जिसे आप क्या कर सकते हैं, गरीब वर्ग कह सकते हैं। तो मजदूर वर्ग और कुलीन वर्ग। लेकिन मध्यम वर्ग का भी उदय हुआ। मध्यम वर्ग का उदय कब हुआ, तो औद्योगिक क्रांति के समय हुआ। कब हुआ, औद्योगिक क्रांति। हम लोग पढ़ेंगे औद्योगिक क्रांति क्या था, लेकिन औद्योगिक क्रांति के बारे में आप समझ लीजिए था। जो औद्योगिक क्रांति के समय में क्या हुआ था, मध्यम वर्ग का उदय हुआ। अब देखिए औद्योगिक क्रांति के समय में नए नए उद्योग लगे, फैक्ट्री लगे, मजदूर कम हुआ। फैक्ट्री लगेगा तो मजदूर कम होगा ना। अगर ये किताब एक इंसान बनाए तो 4 दिन में बनेगा, लेकिन अगर कंप्यूटर से प्रिंट करते हैं तो 1 घंटा में वो किताब क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। अगर लिखने के लिए अगर बोलेगा एक किताब को तो क्या करेगा, 4 से 5 दिन लगेगा कि नहीं। लेकिन अगर प्रिंट करिएगा तो कम समय में हो जाएगा, तो कम मजदूर लगने लगा। और इसी में क्या हुआ, कुछ ऐसे आदमी थे जो चालाक थे। क्या थे, चालाक थे। मजदूर वर्ग के जो कुछ व्यक्ति थे जो चालाक थे, थोड़ा सा समझदार थे। तो वो क्या हुआ, उस औद्योगिक क्रांति में अपना अवसर ढूंढ लिया। क्या ढूंढ लिया, अवसर ढूंढ लिया और अमीर बनने की कोशिश किया। क्या किया, अमीर बनने की कोशिश किया। और इस तरह से अमीर हो गया जो ये मध्यम वर्ग हो गया। क्या हो गया, मध्यम वर्ग हो गया। मतलब इससे ज्यादा नहीं तो मतलब ये नॉर्मली हो गया। अब बहुत सारे ऐसे थे मध्यम वर्ग के, मतलब गरीब तबके के मजदूर लोग जो बहुत आगे निकल गए। क्या हो गया, बहुत आगे निकल गए। तो इनको दबाने के लिए इन लोगों ने रूमानीवाद का व्यवस्था किया। क्या किया, रूमानीवाद का व्यवस्था किया, जिससे क्या हो, मजदूर लोगों को क्या किया जाए, दबाया जा सके। मध्यम वर्ग जो मतलब ये आगे बढ़ रहा है। देखिए मध्यम वर्ग क्या हुआ, देखिए क्या होता है, मध्यम वर्ग पैसा कमाया। मजदूर वर्ग तो पैसा उसके पास था नहीं, था किसके पास पैसा सबसे ज्यादा, कुलीन वर्ग के पास। तो कुलीन वर्ग क्या करते थे, अपने बच्चे को पढ़ाते थे, लिखाते थे। जो पढ़े लिखे होंगे वो ज्यादा समझदार होंगे, स्वाभाविक सी बात है, तब ना आप लोग पढ़ रहे हैं। तो मध्यम वर्ग के पास जब पैसे होंगे तो वो तो खुद तो पढ़ा हुआ नहीं था, लेकिन अपने बच्चों को क्या किए, शिक्षित किए, शिक्षा दिए। क्या किए, शिक्षा दिए, शिक्षित किए। जिससे क्या हुआ, वो समझदार हुए, उसको समझ में आया जी कुलीन वर्ग जो है हमें क्या करते हैं, सताते हैं, हमसे मतलब कम पैसा में हमसे अधिक मेहनत करवाते हैं। कब यहाँ पर कुलीन वर्ग मतलब मध्यम वर्ग ने क्या किया, मध्यम वर्ग का और मजदूर वर्ग ने क्या किया, रूमानीवाद किया। अब ये रूमानीवाद किया, देखिए रूमानीवाद का मतलब होता है नुक्कड़ नाटक करना। नुक्कड़ नाटक का मतलब आप लोग नहीं समझोगे, जैसे चुनाव के टाइम में देखते हैं, देखते होंगे गाड़ी आता है, मोदी सरकार बोल रहा है हम आपको वोट देंगे, या कांग्रेस बोल रहा है, कोई भी आके गाड़ी उड़ी पर लगा के बोलता रहता है ना, तो उसी को नुक्कड़ नाटक करते हैं। तो नुक्कड़ नाटक में ये लोग क्या करते थे, जगह जगह जाके दिखाते थे जो कैसे वहां के जो राजा सब जो है, वहां के राजा जो राजशाही है, कैसे आपको सता रहे हैं, कैसे कुलीन वर्ग जो है आपके साथ दुराचार प्रभाव कर रहे, अत्याचार कर रहा है। तो इससे क्या होता था, आपके मन में राष्ट्रवाद गुस्सा आता था, राष्ट्रवाद का भावना उत्पन्न होता था। ये जो राजा जो कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, इसको हमें दबाना चाहिए, इसे हम लड़ना चाहिए। ये क्या करते थे, जगह जगह जाके नुक्कड़ करते थे और आपको प्रेरित करते थे। क्या करते थे, प्रेरित करते थे। प्रेरित करने का मतलब समझ रहे हैं ना, आपको ऊपर उत्साहित करते थे जो आप अपना हक मान लीजिए। क्या करिए, हक मान लीजिए। अब हमारा टॉपिक आता है उदारवादी राष्ट्रवाद। क्या आता है, उदारवादी राष्ट्रवाद। अब उदारवादी राष्ट्रवाद क्या है, देखिए उदारवादी राष्ट्रवाद जो है ये बना है लीवर, लैटिन शब्द से बना है। किससे, लैटिन शब्द से बना है। इसे हम लोग उदारवाद का मतलब होता है लीवर। लैटिन में क्या बोलते हैं, लीवर बोलते हैं। लैटिन में हम लोग क्या बोलते हैं, लीवर, जिसे आप लोग हिंदी में आजाद कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, आजाद।
मतलब उदारवादी राष्ट्रवादी लोग चाहने लगा। उदारवादी का मतलब आजाद होना चाहिए, क्या हो जाए, आजाद हो जाए, हम अपने मर्जी का काम कर सके, हम अपने मर्जी का सोच सके, हम अपने मर्जी का कुछ भी कर सके, ये लोग चाहने लगा। यहाँ पर देखिए हुआ ये उदारवादी लोग आए, ये क्या हुआ, व्यक्ति की स्वतंत्रता और कानून के समानता पर बल दिया। क्या किया, व्यक्ति की स्वतंत्रता। व्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब समझते हैं, व्यक्ति का स्वतंत्रता का मतलब ये होता है जो आप कुछ कर सकते हैं, अपने मर्जी से व्यापार कर सकते हैं। व्यक्तित्व स्वतंत्रता का मतलब यही हुआ। यहाँ पर क्या होता था, निरंकुश शासन जो था ना, राजा जो थे, शासन जो वहाँ के थे, वो क्या करते थे, आपको अपने मर्जी से व्यापार करने का इच्छा नहीं देता था, आप उसी के मर्जी से व्यापार कर सकते हैं। वही बोलेगा इसको सामान देना है या इसको नहीं देना है। किसका राजतंत्र था, निरंकुश शासन का चल रहा था। यहाँ पर क्या हुआ, व्यक्ति और स्वतंत्रता और कानून के समझ क्या बोला, हमको समानता चाहिए। क्या चाहिए, समानता चाहिए। समानता का मतलब हमें समान बल चाहिए, हमें अपने सामान को कहाँ बेचना है उस पर हमें क्या देना चाहिए, बल दिया, बल देना चाहिए। हम कहाँ बेच सकते, जैसे कि मानिए अगर मुड़िया में किसी सामान का 5 रुपया था, 10 रुपये में शेयर कर मिल रहा है, तो आप कहाँ सामान बेचिएगा, 10 रुपये में बेचिएगा, मतलब वहां जाके बेचिएगा जहाँ अधिक पैसा मिल रहा है, वहां जाके बेचिएगा। समझ रहे ना, जहाँ अधिक रेट मिल रहा है वहां जाके बेचिएगा। क्यों बेचिएगा, क्योंकि वहां से आपको प्रॉफिट क्या हो जा रहा है, ज्यादा हो रहा है। यही इसको मतलब स्वतंत्रता नहीं था अपने सामानों को दूसरी जगह बेचने। समझ गए। उसके बाद है निरंकुश राजतंत्र, संविधान और प्रतिनिधित्व का सरकार हो। निरंकुश राजतंत्र क्या हो, खत्म हो जाए और संविधान और प्रतिनिधित्व सरकार हो। प्रतिनिधित्व सरकार का मतलब होता है जब आप चुन के भेजिएगा और वो क्या होगा, आपका प्रतिनिधित्व करेगा। जैसे कि आप लोग जो है, हम लोग जो है क्या करते हैं, विधायक या सांसद को वोट देते हैं ना, अब हम जीत के जाता है तो हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है ना, सरकार के समक्ष ये रखता है जो इस जो इलाका है यहाँ पर क्या है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को दूर किया जाए। तो वही ये लोग चाहते थे जो इनका संविधान बने और प्रतिनिधित्व सरकार बने। प्रतिनिधित्व सरकार, ये पूरी प्रतिनिधित्व सरकार का मतलब होता है ये परमानेंट नहीं होगा, ये कुछ समय के बाद क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर हमें अच्छा लगेगा तो हम दोबारा जिताएंगे, अगर अच्छा नहीं लगेगा दोबारा हम नहीं जिताएंगे। उसके बाद निजी संपत्ति और सुरक्षा, मुक्त व्यापार। क्या हुआ, निजी संपत्ति का सुरक्षा और मुक्त व्यापार किया जाए। मुक्त व्यापार का मतलब आप पहले बता दीजिए क्या किया जाए, मुक्त व्यापार किया जाए, जहां मन हो वहां व्यापार कर सके। फिर अब प्रेस की आजादी। अब यहाँ देखिए, प्रेस की आजादी नहीं थी, निरंकुश शासन में क्या था, प्रेस की आजादी नहीं थी। प्रेस की आजादी अब क्यों नहीं थी, इसका रीजन था जो प्रेस जो था ना, ये क्या करते हैं, आप जो अगर गलत काम कर रहे हैं तो आप प्रेस दिखाता था, प्रेस दिखाएगा तो पूरी जनता में फैलता था ना जो ये ऐसा हो रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या था, प्रेस की आजादी नहीं थी। प्रेस क्या था, बंधे हुए थे। प्रेस क्या था, बंधे हुए थे, प्रेस बंधे हुए थे, इस कारण से इसको प्रेस की आजादी नहीं था। ये चाहते थे जो प्रेस की आजादी हो, जो सच्चाई है वो सच्चाई सामने है। लेकिन वहां पर क्या था, जो प्रेस की आजादी नहीं होने के कारण, प्रेस की आजादी नहीं होने के कारण जो राजा जो अत्याचार करते थे वो आम लोगों के पास नहीं दिख पाते थे। समझ रहे ना, जैसे कि अगर कोई भी गवर्नमेंट है अगर कुछ करता है तो हमें प्रेस के जरिए पता चलता है ना। प्रेस का मतलब हो गया मीडिया हो गया, टीवी भी देखते हैं, अखबार देखते हैं, उसकी आजादी वहां पर नहीं थी। ये भी चाहते थे कि प्रेस की भी आजादी हो। समझ आ रहा बात आ रहा है। फिर आर्थिक उदारवादी। आर्थिक उदारवादी, अभी आर्थिक उदारवादी क्या है, आर्थिक का मतलब होता है जो आप सक्षम हो कोई भी सामान को खरीदने के लिए, आपकी आर्थिक स्थिति क्या हो, अच्छा हो, उसी को कहते हैं आर्थिक उदारवादी। तो आर्थिक उदारवादी में क्या था, ये बोला मुक्त व्यापार के पक्षधर थे। क्या थे, मुक्त व्यापार के पक्षधर। यहाँ पर वही बात है ना, मुक्त व्यापार को हम बढ़ावा दें, तो ये था मुक्त व्यापार के पक्षधर थे। अब ये मुक्त व्यापार क्या है, मुक्त व्यापार तो आपको पहले बता दिए, जो अपने मर्जी से क्या कर सके, व्यापार कर सके। व्यापारी को मुक्त करोगे ना, जो आप अपने मर्जी से इच्छा से जहां मन हो वहां पर व्यापार करें। अब बताइए, आपने जो आप मार्केट में दुकान देखते हैं तो क्या उस पर कोई सरकार बोला है नहीं तुमको यहाँ दुकान नहीं खोलना, तुमको वहीं खोलना है, नहीं ना, मेरा इच्छा हमको जहां खोलना वहां खोल सकते थे। यहाँ पर क्या मुक्त व्यापार की आजादी है ना। हाँ, मुक्त व्यापार में ये जरूर हो सकता है जो सरकार को जितना सामान पर टैक्स लगाना है लगा दे। वही वो चाहते थे जो राजा जो है या राजतंत्र के जितना वो टैक्स लगाना चाहते हैं वो लगा दे, लेकिन हमें क्या कर दे, मुक्त व्यापार कर दे, मुक्ति दे दे और हम अपनी मर्जी से क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। समझ में आई बात। उसके बाद है व्यापार के राजकीय नियंत्रण न हो। व्यापार पर क्या हो, राजकीय नियंत्रण न हो। अब ये जो बात था ये बहुत बड़ी बात है, जो व्यापार पर क्या हो, राजा का नियंत्रण न हो। कोई भी जो राजा है उसमें व्यापार पर राजा का नियंत्रण न हो, क्योंकि व्यापार में अगर राजा का नियंत्रण होगा, राजा का हस्तक्षेप होगा तो क्या होगा, व्यापार सही से नहीं चल सकता है। व्यापार में क्या होगा, जो राजा बोलेगा वही होगा। लेकिन ये व्यापारी लोग क्या चाहते थे, इसमें व्यापार में राजतंत्र का कोई हस्तक्षेप न हो। समझ में आई बात। इस कारण से यहाँ पर क्या हुआ, ये बहुत ज्यादा आंदोलन चलाने लगे जो व्यापार में राजा का नियंत्रण न हो। उसी समय परसा द्वारा, देखिए ये है एक टॉपिक है जलवेद आइन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप कोई भी लिखे जिसको अंडरलाइन कर लीजिए, पूछता जलवेद आइन क्या था, जलवेद आइन क्या था, जलवेद आइन से आप क्या समझते हैं, जलवेद आइन क्यों जरूरी है, समझ रहे ना। ये पूछता रहता है जलवेद आइन, ये 2 नंबर या 5 नंबर के क्वेश्चन में, और या आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ सकता है जो जलवेद आइन क्या था। तो जलवेद आइन क्या था, एक व्यापारिक संघ था। क्या था, एक व्यापारिक संघ था। अब ये व्यापारिक संघ क्या था, ये हम लोग समझेंगे। देखिए जलवेद आइन क्या था, एक बात भी समझ लीजिए, जलवेद आइन क्या था, एक व्यापारिक संघ था। जलवेद आइन क्या था, एक व्यापारिक संघ था। तो देखिए जलवेद आइन की स्थापना किसने किया था, परसा किया था। परसा एक देश होता है, परसा एक देश है, उसने क्या था, उसने क्यों किया था, क्योंकि देखा जो व्यापार क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा व्यापारी आंदोलन कर रहे हैं। तो उन्होंने 1834 में, तब 1834 में, तो आप क्या कहिएगा जलवेद आइन का स्थापना कब हुआ, 1834 में एक संघ बनाया। क्या बनाया, एक संघ बनाया, इसको व्यापारिक संघ कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, व्यापारिक संघ कहते हैं, जिसमें क्या हो, व्यापारियों का क्या सुना जा सके, व्यापार की बातों में व्यापारियों का बात क्या किया जा सके, सुना जा सके। ये क्षेत्र था जो परसा है ना, ये कोई देश नहीं, ये क्या था, एक छोटा सा क्षेत्र था। वहां पर क्या किया गया, जलवेद आइन की स्थापना की गई और ये नया बनाया गया, संघ बनाया गया, शुल्क बनाया गया। ये संघ क्या था, व्यापारियों का
ये सुनता था। क्या सुनता था? जो उनका क्या दुख है, क्या दर्द है व्यापारियों का, क्या क्या नुकसान हो सकता है, कहां व्यापार करना है। और यहाँ पर क्या था, व्यापारी पहले ही बोल चुके आपको जितना टैक्स मारना है मार दीजिए, लेकिन हमें क्या करिए, मुक्त व्यापार करने की आजादी दीजिए। यहाँ पर क्या किया, व्यापारियों के आर्थिक हितों की रक्षा करना। देखिए इसका काम क्या था, जलवायु आयन का काम क्या था, व्यापारियों की आर्थिक हितों की रक्षा करना। आर्थिक हितों का मतलब होता है जो अगर कोई भी आदमी व्यापार तभी करेगा जब उसको कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा, अन्यथा वो व्यापार नहीं करेगा। तो ये क्या था, आर्थिक हितों का क्या करे, इसका रक्षा करे, इसका काम था। फिर व्यापार के लिए मुक्त वातावरण उपलब्ध कराना। व्यापार के लिए क्या करना, मुक्त वातावरण उपलब्ध कराना। आप देखिए व्यापार हर जगह थोड़ी हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम आपको बता दें तो आप चले जाइए, यहाँ पर कपड़ा का दुकान खोले हुए खूब चलेगा मार्केट में, लेकिन कोई देहात में चले जाएगा तो कपड़ा का दुकान चलेगा। इससे हम क्या समझते हैं, व्यापार भी वही हो सकता है जहां पर क्या हो, मंडी लग सके। तो ये क्या किया, एक वातावरण बनाया व्यापार के लिए, एक मतलब एक व्यवस्था किया गया। क्या किया गया, व्यवस्था किया गया। जैसे कि अभी के समय में हाथ उठ लगता है ना, अब बताइए अगर जिस दिन हाथ उठ रहता है तो उस दिन तो जाते हैं आदमी, जिस दिन हाथ नहीं रहता तो कोई जाते हैं। एक व्यवस्था किया गया ना, सबको पता है तो किस दिन का होता है वहां पर मार्केट लगता है। उसी तरह से यहाँ भी एक मार्केट बनाया गया। क्या किया गया, मार्केट बनाया गया क्षेत्र में जहां पर क्या हो सके, व्यापारी लोग आए और अपना सामान को क्या कर सके, बेच सके। हाट पर क्या देखते हैं, दूर दूर से सब्जी वाला आते हैं, दूर दूर से कोई भी सामान वाला आते हैं, वहां पर गिराते हैं और बेचते हैं। बहुत दूर दूर से आते हैं, जो गाड़ी से देखते हैं पिकअप से आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं। फिर है रूढ़िवाद का पुनः स्थापना। यहाँ पर ये हो गया क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ, अब यहाँ पर जो रूढ़िवाद की पुनः स्थापना के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर एक्चुअली हुआ कुछ उल्टा हो गया। हम लोग क्या देखे हुए थे, जो नेपोलियन आया, देखे थे ना, याद कीजिए पिछले दिनों हम पढ़े थे, नेपोलियन आया कहाँ पूरा एकदम सबको हड्डी पसली तोड़ दिया। किसको, लुइस सोलमा को, याद किया था ना, लुइस सोलमा का हड्डी पसली तोड़ के फांसी भी लगवा दिया, पूरे यूरोप पर उसका राज चलने लग गया। तो ये क्या हुआ, जो सारा देश मिलके, कौन सा, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, रूस, पर्सा, ये देखिए सबसे बड़ी बात क्या पता है, जो ये थे ना नेपोलियन जो थे ना, ये पूरे यूरोप पर शासन करने का इच्छा रखते थे। क्या थे, पूरे यूरोप पर। लेकिन ये जो थे ब्रिटेन ऑस्ट्रिया सॉरी ब्रिटेन की तरफ अग्रसर हो गए। क्या हो गया, ब्रिटेन की तरफ क्या हो गया, युद्ध लड़ने की कोशिश किया गया। अब ब्रिटेन अभी के समय में इंग्लैंड है, ब्रिटेन अभी के समय में कौन है, इंग्लैंड है। ये इस पर उस पर अधिकार करने की कोशिश किया, लेकिन ब्रिटेन क्या था उस समय में, मजबूत देश था, अभी भी मजबूत देश है। तो उनके साथ में कौन कौन आ गया, ऑस्ट्रिया आ गया, ब्रिटेन आ गया। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रेलिया की ब्रिटेन चलता वो ऑस्ट्रेलिया नहीं मानिएगा, ऑस्ट्रिया एक अलग देश है और ऑस्ट्रेलिया एक अलग देश है। तो ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, रूस और पर्सा, देखिए प्रथम विश्व भी ना ऑस्ट्रिया के कारण हुआ था। जब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, रूस और पर्सा, ये चार देश मिलकर क्या किए, नेपोलियन के पक्ष में क्या कर दिया, नेपोलियन के खिलाफ युद्ध स्टार्ट कर दिया। और नेपोलियन का क्या हुआ, उस युद्ध में बुरी तरह से हार हुआ। क्या हुआ, नेपोलियन का बुरी तरह से हार हुआ। नेपोलियन को पकड़ लिया गया और उसको जेल में भेज दिया गया। तो वहीं से वो क्या किया गया, रूढ़िवादी का पुनः स्थापना। रूढ़िवाद व्यवस्था वो था जो पुराना व्यवस्था था ना, जिसमें क्या करता था, राजा उजा क्या करते थे, रहते थे अपना निरंकुश शासन चलाते थे। वही व्यवस्था ये लोग क्या चाहे जो फिर से चालू हो जाए। तो देखिए अब देखिए इतना अच्छा जिंदगी जी रहा था, फिर से क्या हो गया, उस लोगों के लिए वही व्यवस्था फिर से आने लगा। 1815 में वाटर ब्लू युद्ध के बाद वियना संधि। देखिए वाटर ब्लू युद्ध कौन था, तो वाटर ब्लू युद्ध जो नेपोलियन, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन और रूस और पर्सा के बीच हुआ था। अब क्या करिएगा, वाटरलू वाटरलू युद्ध। वाटरलू युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, नेपोलियन और ऑस्ट्रेलिया, पर्सा, ब्रिटेन और रूस। कौन, एक तरफ नेपोलियन था और एक तरफ कौन था, ब्रिटेन, रूस, पर्सा और ऑस्ट्रिया। ये चार देश मिलकर नेपोलियन के खिलाफ जो युद्ध हुआ उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वाटरलू युद्ध। इसमें क्या हुआ, वाटरलू युद्ध में नेपोलियन का क्या हुआ, बुरी तरह से पराजय झेलनी पड़ी, बहुत ही बुरी तरह से हार हुआ। समझ गया, ये कब हुआ था, 1815 में। ये भी आपको याद रखना है, जो वाटरलू जो युद्ध है वो कब हुआ था, 1815 में। कब हुआ था, 1815 ईस्वी में हुआ था। तो इस युद्ध के बाद वियना में एक संधि हुआ। क्या हुआ, वियना में एक संधि हुआ जिसे हम लोग वियना संधि के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं, वियना संधि के नाम से जानते हैं। इस संधि में कौन कौन भाग लिए, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, रूस और फ्रांस, पर्सा। कौन कौन भाग लिए, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, रूस और पर्सा। यहाँ पर क्या किया गया, इस जो यहाँ पर जो बैठा गया, इसको यहाँ पर जो बैठा, यहाँ पर निर्णय लिया गया, नेपोलियन द्वारा यूरोप में राजनीतिक व्यवस्था में लाए गए बदलाव को समाप्त करना। क्या किया गया, जो नेपोलियन जो व्यवस्था किए हुए थे, जो बदलाव किए हुए थे, उसको क्या करना, समाप्त कर दिया जाए। जो नेपोलियन जो अच्छे अच्छे काम किए हुए थे, नेपोलियन अच्छे इंसान थे या नहीं थे वो तो हम लोग बाद में डिसाइड करेंगे, लेकिन नेपोलियन जो अच्छे अच्छे काम किए थे उसको क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए और पुरानी व्यवस्था पुनः स्थापित करने का प्रयास किया जाए। क्या किया गया, जो पुरानी जो व्यवस्था थी, क्या थी पुरानी व्यवस्था, यही रूढ़िवादी व्यवस्था। ठीक है, इस व्यवस्था को क्या किया जाए, फिर से स्टार्ट किया जाए। और यहाँ पर फिर से देखिए, यहाँ पर क्या हुआ, वियना संधि के लिए लिए गए निर्णय जीते गए क्षेत्रों को लौटाने। देखिए अब यहाँ पर क्या हुआ, नेपोलियन क्या थे,
बहुत बड़े राजा थे, वो क्या थे, बहुत जगह को जीते हुए थे। क्या किए हुए थे? बहुत सारे जगह को जीते हुए थे। तो आप देखिए ये पूरा देश जो था, इसलिए इनका साथ दिया था इन चारों देशों का। जो ये क्या सोचा, जो ये जब हरा देंगे नेपोलियन को तो हम क्या हो जाएंगे, आजाद हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर हुआ उल्टा। ये लोग क्या किया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, रूस और प्रसा, ये आपस में क्या किया, जीते हुए क्षेत्र को बांट लिया। आप कहिएगा जो सर जीते हुए क्षेत्र को बांटने से उसको क्या फायदा होगा? तो फायदा क्या होता था, लेबर मजदूर मिलता था। क्या मिलता था? लेबर मजदूर। अगर आपके अंदर में अगर 10 आदमी आ गया तो आप क्या कर सकते, फ्री में काम करवाते हैं, तो लेबर मजदूर मिलता था। इस कारण से दूसरे देशों में क्या करते थे ये लोग, जीत के कब्जा कर लेते थे। जैसे कि भारत में क्या करते थे, देखते हैं भारत को अगर अपने अंदर में जो इंग्लैंड जो लिए हुए थे, तो भारत के मजदूर को विदेश ले जाते थे काम करवाने के लिए, श्रीलंका ले जाते थे। आज भी इंडिया के जो बहुत सारे आदमी हैं वो श्रीलंका में जाके बस गए हैं, वहीं शादी विवाह कर लिए वहीं। तो हम लोग जब ये पढ़ेंगे, क्या कहते हैं, दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा इसमें क्या चीज, पॉलिटी। हाँ, पॉलिटी में जब पढ़ेंगे तब आपको वहां पर समझ में आएगा। यहाँ पर क्या किया था, जीते हुए क्षेत्र को लौटाने की बात हुई। फ्रांस के चारों तरफ क्या किया गया, राज्यों का घेराव। देखिए राजा, नेपोलियन का राजा कौन था, सॉरी नेपोलियन का राजा नहीं, फ्रांस का राजा कौन था, नेपोलियन था। ये क्या किया गया, फ्रांस के चारों तरफ क्या किया गया, नई नई राज्यों का स्थापना किया गया, जिससे क्या हो सके, जो फ्रांस का जो विस्तार है वो क्या हो सके, रुक जाए। फ्रांस का विस्तार क्या हो जाए, रुक जाए। तो ये क्या क्या व्यवस्था, क्या ऐसा व्यवस्था क्या जो फ्रांस का विस्तार क्या हो जाए, पूरी तरह से रुक जाए। और ये फ्रांस का विस्तार रोकने के लिए इन लोगों ने क्या किया, जो फ्रांस के चारों तरफ क्या कर दिया, छोटे छोटे राज्यों का स्थापना कर दिया, जिससे क्या हो जाए, फ्रांस अपने देश से बाहर व्यापार ना कर सके। अपने देश से बाहर अगर व्यापार नहीं कर सकता तो क्या होगा, इसका बुरा हाल हो जाएगा। फिर नेपोलियन के द्वारा पराजित किए गए राजवंशों को पुनः स्थापित का प्रयास किया गया। अब नेपोलियन जो जिस भी राजवंश को क्या कर दिए थे, समाप्त कर दिए थे, उसको क्या किया गया, पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए, मतलब पूरी तरह से क्या कर दिया जाए, फिर से चालू किया। जैसे कि बहुत सारे राजवंश थे ना, हम लोग क्या कहते थे, लुईस सोलमा को मार दिया गया था ना, लुईस सोलमा को मार दिया गया था ना, तो वो क्या, ये लोग क्या कर रहे थे, जो जिनको ये हटा दिए हैं उन्हीं को फिर से क्या कर दिया जाए, राजा बनाया जाए। लेकिन क्या था, उनका तो वंश तो खत्म हो गया, लेकिन उनका कुछ ना कुछ वंश तो जिंदा होगा ना, दादा मर गया ना, बेटा पोता ये सब जिंदा होगा ना। यहाँ की जो फ्रांस की जो राजा, किसको बनाया गया, लुईस 16 को तो मार दिया गया, लुईस 18वां बना। कौन बना, लुईस 18वां को फिर से फ्रांस का सत्ता सौंपी गई। तो यही तक था हम लोग का आज का। हम लोग जो है नेक्स्ट दिन देखेंगे, आगे देखेंगे इसके इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बारे में।